बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इक़्तिदार के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कभी मुखालिफ को दोस्त बनाना पड़ता है और कभी दोस्त की मुखालफत करना पड़ती है। यह न्यूज़ स्पेशल और मैं हूँ सलमान हैदर। नाज़रीन, सियासत के खेल की बात हो रही है। नज़रियात, बयानात सब पीछे रह जाते हैं। कहा जाता है कि सियासत में कोई लफ्ज़ भी हरफ आखिर नहीं है। इसका अमली मज़ारा एक बार फिर, जी हाँ एक बार फिर हमने देखा है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुँह से MQM के हवाले से तारीफ़ी और तहनीती कलमात सुने तो माजी में कप्तान का कहा बहुत कुछ याद आया। हमने फिर सोचा, रिसर्च की, कहा कि नहीं, इस पर बात करना बनता है। गुज़िश्ता रोज़ जब सानिया बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से इंकशाफात की खबरों में MQM के कारकुनों का जिक्र आया तो मुझे एक बार फिर इमरान खान ही के कुछ अरसा कबल तक के बयानात की बाज़ गश्त सुनाई दी, जो यकीनन बहुत ही तल्ख थी। पहले मैं दोबारा आपको वो सुनाता हूँ कि इमरान खान आज की तारीख में, यानी आजकल के दौर में MQM के लिए नज़रियात क्या रखते हैं और रहनुमाओं के हवाले से किस किस्म के जज्बात रखते हैं। मैं हमेशा समझता था कि जो MQM का जो नज़रिया है, जो आप बातें करते थे, वो तहरीक इंसाफ से मिलती थी। हमेशा जब से मैंने पार्टी शुरू किया, मैंने कहा भी हुआ है, पहले भी कहा हुआ है, जब मेरे इख्तलाफात भी थे तो मैं ये कहता था। हमारा तो सिर्फ मसला एक ही था, हमारा मसला था मिलिटेंसी, जो हम समझते थे कि वो गलत है। और मैं ये कह दूं कि जब हमारी गवर्नमेंट बनी और हमारी कैबिनेट बनी तो दो वजीर फरूख और खालिद हमारी कैबिनेट में आ गए। मैं तो नहीं दोनों को जानता था, तो हमें खौफ था। मैं कहा पता नहीं ये वो जिनकी बैकग्राउंड क्या है, कोई हमारी कोई बात मानी ना गई तो शायद बंदूक ही ना निकल जाए कैबिनेट पे, हम ये डरे हुए थे। लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि इनसे ज्यादा, यानी नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन दो से ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह इलेक्शन लगता है हम इकट्ठे लड़ेंगे। जी सुना आपने, एक साथ इलेक्शन लड़ना नजरियात है कि है, लेकिन यही इमरान खान एक जमाने में अहद भी करते रहे कि वह MQM के साथ किसी फोरम पर नहीं बैठेंगे, बल्कि वो तो MQM को जमात ही नहीं मानते थे बल्कि माफिया कहते थे। आइए वो भी सुन लें। अपने लोग मरवाते हैं और फिर ये कहते हैं कि जनाब देखें हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, अपने लोगों को मार के ये करते हैं। मैं आज अपनी पार्टी को कह रहा हूं कि हम किसी फोरम पे नहीं बैठेंगे जहां MQM हो, किसी फोरम पे नहीं बैठेंगे जहां MQM हो। MQM ने अपनी मिलिटेंट विंग तैयार किए, उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया, उन्होंने दहशतगर्दी शुरू की, उन्होंने भत्ता इकट्ठा करना शुरू किया। और शुरू में तो वो एक राइट्स की मूवमेंट थी कि उर्दू स्पीकिंग लोगों को उनका कोटा सिस्टम के बुनियाद रखी, और अब एक माफिया बन गए। जी, ये इमरान खान का यूटर्न था या MQM के साथ NRO? असल बात तो इमरान खान ही जाने, या आप इसका फैसला कर लें। लेकिन बल्दिया फैक्ट्री का सानिया, 12 मई का सानिया, कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात या कोई और मामला, जहां जहां MQM का नाम आता रहा है, अगर कोई MQM का बदतरीन मुखालिफ नजर आया माजी में तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही थे। क्या ख्यालात रहे उनके, वो भी सुन लें। कोई अलायंस नहीं है MQM के साथ, तो जिनकी इनके साथ अलायंस होती है वो फिर बचा लेते हैं। बल्दिया टाउन में इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है? अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल के दहशतगर्दों को आर्मी कोर्ट्स में डालते हैं तो इनको भी डालें, वहां भी इंसान मारे गए। कराची में कभी टारगेट किलिंग खत्म नहीं होगी जब तक ये टारगेट किलर्स, जो कि MQM के भी और भी ग्रुप्स के हैं, लेकिन इन ग्रुप्स को जब तक आप नहीं खत्म करेंगे, और ये पुलिस में भी भरे हुए हैं, गवर्नमेंट में भी आगे बैठ जाते हैं और अपने फिर दहशतगर्दों की हिफाजत कर। इमरान खान का ये मौक़िफ़ अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है कि वो बानी MQM के खिलाफ थे, MQM के नहीं। लेकिन उन्हीं की टर्म में, क्रिकेट की टर्म में बात करें तो जनाब MQM के जो कप्तान हैं वो लंदन में मौजूद हैं, उनकी जो बाकी टीम है वो इस वक्त आपके साथ कोalition पार्टनर है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि मौजूदा MQM पाकिस्तान है जिस पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगते रहे, ख्वाह वो सानिया 12 मई हो या कोई और बल्दिया टाउन केस हो जिसमें रऊफ सिद्दीकी नामजद है, जमानत पर है। हमाद सिद्दीकी साहब तो मफरूर हैं। फैक्ट्री मैनेजर ने बतौर गवाह बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। MQM वालों ने 25 करोड़ का भत्ता मांगा था। लंदन या पाकिस्तान मेंशन नहीं कर रहा ये मैनेजर। 1 करोड़ देने का कहा तो फैक्ट्री को आग लगा दी। और सानिया 12 मई को ले एक दाग है हमारे माथे पे। वसीम अख्तर साहब और कामरान फारूकी साहब, बाकी इसके अलावा सब कारकुनान हैं, इन सब पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, जिनसे मुतल्लिक इमरान खान साहब कह रहे हैं अब कि ये नहायत नफीस अफराद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज़ तकारीर हों 22 अगस्त जिस पे सब कहते रहे जी भाई, और उनके नाम ये हैं कि फ़ारूक सत्तार,
आमिर खान, मेयर कराची वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, ख्वाजा इजहार, रेहान हाशमी, कमर मंसूर, कुंवर नदीम, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इन तमाम अफराद और रहनुमाओं के नाम इसमें शामिल हैं। साना 12 मई को तो इमरान खान रियासती दहशतगर्दी करार देते रहे और आज इसके नामजद मुलजिम यानी मेयर कराची को खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। इन्होंने ये सारा प्लान किया, ये स्टेट टेररिज्म थी, इसका कोई दूसरा लफ्ज नहीं है, स्टेट टेररिज्म। वसीम, आपको बहुत मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो आपने पाक बचाई और डेवलप की। लेकिन यहाँ मैं एक बार फिर कहूँगा कि एमक्यूएम के रहनुमा और कारकुन इतने ही काबिल एहतराम है जितने किसी भी और सियासी जमात के। हम बात कर रहे हैं तब्दीली की, जो वक्त के साथ साथ इमरान खान के मौक़िफ़ में भी आई है। अब ये सवाल है कि एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ का नज़रिया एक, तो पीटीआई का आखिर नज़रिया क्या है? कई जुमलों से पीछे हटना क्या अब सियासी रीत बन चुकी है? बुरी एमक्यूएम, अच्छी एमक्यूएम, ये कप्तान की शायद अपनी तारीफ और इसके दरमियान में लकीर भी वो खुद ही खींचते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में कराची में एमक्यूएम को सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही पहुँचाया है, मगर एमक्यूएम 7 सीटों के साथ फिर इक़्तिदार में है, बल्कि भरपूर इक़्तिदार में है। कहने वाले तो कहते हैं कि आज इमरान खान वज़ीर आज़म ही एमक्यूएम के वज़न से हैं। और सबसे अहम सवाल, क्या इक़्तिदार में रहना एमक्यूएम की ज़रूरत है या उन्हें शामिल रखना सियासी जमातों की मजबूरी है? एक बार मैं अपना वाक़या सुनाऊँ तो 90 में फ़ारूक सत्तार साहब के साथ मौजूद था, जिसमें ये दीगर तमाम रहनुमा भी मौजूद थे। तो जब मैंने ये सवाल उनसे किया था तो उनका ये कहना था कि हमारी मजबूरी इस बिना पर है कि अगर हम कराची में इल्हाक नहीं करते तो इंटीरियर सिंध में हमें मार पड़ती है, इसलिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है जिस पर सब तनकीद करते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसा ताकतवर डिक्टेटर हो, एमक्यूएम उनकी ज़रूरत है। मफाहमत का बादशाह जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, जी हाँ एमक्यूएम मुखालिफ जमात 90 के चक्कर काटती आपने भी देखी और मैंने भी देखी, यहाँ तक कि फूलों की पत्तियाँ निछावर करते भी हमने देखा। एमक्यूएम भी नसीरुल्लाह बाबर और पीपी दौर के ऑपरेशन को भूल कर इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंची। और तो और एमक्यूएम जो रूट शो मनाने के मनाजिर हमने देखे थे वो भी कमाल ही के थे। यही नहीं, नून लीग के दौर में भी दोनों जमातों ने माजी बुलाए रखा, सिर्फ इक़्तिदार पर फोकस रखा, 5 साल के इक़्तिदार पर बार बार फोकस रखा। आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से इन्हीं सवालात पर बात करेंगे जो हमने उठाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हलीम आदिल शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, सिंध की सियासत में नहायत अहम किरदार, इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट भी है सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। साबिर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। ये हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक होंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हलीम आदिल शेख साहब, मैंने मुकदमा तो सारा सामने रख दिया। इतना आसान है किसी के नज़रिए को अपना नज़रिया, अपने नज़रिए को किसी का नज़रिया कहना। माजी की तो इतने बड़े बड़े जुमले हैं, अब मीडिया सामने है, कुछ भुलाए नहीं भूलता। देखिए, चूंकि पहले मैं तो अभी आपके शो में मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन ये आज की बात नहीं है। पहले भी ये बात होती थी कि एमक्यूएम बात करती है दरमियाने तबके की, एमक्यूएम बात करती है इसे सरदारी निज़ाम, ये जो पुराना एक वो जद्दी पुश्ती सियासत होती है उसके खिलाफ बात करती है। लेकिन मिलिटेंसी और दहशतगर्दी एक मेन वजह थी जिसकी वजह से हम कहते थे कि हमने बिल्कुल आपसे बात नहीं करनी। वो मिलिटेंसी, वो दहशतगर्दी और वो जो मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ था वो उसका मंबा, उसका सरचश्मा, उसका सब कुछ अल्ताफ़ हुसैन था और अल्ताफ़ हुसैन की वजह से सब कुछ था। अब अगर एक सियासी जमात वो इस सब चीज़ से दूर होना चाहती है, इन सबको समंदर में तो नहीं फेंका जा सकता ना जी। और वो उससे दूर होकर उन्होंने साबित भी किया कि मिलिटेंसी वो नहीं कर रहे और कुछ कर रहे हो जो उसके करता हूँ। फिर उनको आवाम ने वोट दिया है, अगर हम उनको वेलकम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ठीक है। और अब जो लोग, ये वो लोग जो अब तनकीद कर रहे हैं, इन्होंने ये सब अल्ताफ़ हुसैन के इत्तेहादी रहे हुए हैं। PMLN अल्ताफ़ हुसैन की इत्तेहादी रही, पीपल्स पार्टी अल्ताफ़ हुसैन की इत्तेहादी रही, ये तमाम जमातें अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम से जो अब एमक्यूएम लंदन कहलाती है, ये उसके इत्तेहादी रहे, ये उसके साथ मिलते रहे, ये उसके 90 पे जाते रहे, ये उसको जाके ये बंदा ने पता नहीं जी अल्ताफ़ के नारे भी लगाते रहे। तो बात ये है कि एक सियासी जमात है जो कि हमारी मद्दे मुकाबिल है। मैं समझता हूँ ये एक बड़े लीडर का काम होता है कि हक़ाइक़ को तस्लीम किया जाए कि हमारी मद्दे मुकाबिल है, हमने उनसे सीटें छीनी है, हमने उनसे आए दोबारा इलेक्शन उन्हीं के साथ करना है, बल्दियाती इलेक्शन में उनके साथ जाना है हमने। लेकिन अगर कोई जमात
कोई एक बहुत बड़ी एक 2-3 शहरों की जमात थी, अगर वो मिलिटेंसी से वापस जाती है, वो कहती है कि हमारा किसी खुदा न खास्ता जैसे पहले इनके लोग आलाकार बनते रहे रॉ के, बैनुल अक़वामी एजेंसीज के, अगर वो अपने आप को ठीक कर रहे हैं और वो लोग जो, और अब भी आप देखिए, आज मैं देख रहा था वो सब लोग कहाँ गए अब कि FIA ने भाई वो सब लोग अब कहाँ गए हैं कि जी हमें इसकी हवालगी चाहिए जी। वो जो सब जिनका रॉ के साथ ताल्लुकात होते थे, मिलिटेंट थे, दहशतगर्द थे, वो सब कहाँ हैं? जी 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 एक तो बहुत सारे वो लोग हैं जो MQM लंदन के साथ है, दूसरे अगर इनमें से भी किसी पे इल्ज़ामात हैं उनको छूट नहीं दी जा रही, वो अपने केसेस भुगत रहे हैं। अगर किसी किस्म के कोई कन्विक्शन होती है, सज़ा होती है, तो मैं नहीं समझता कि उसके अंदर हुकूमत इनके साथ भी कोई NRO करेगी या इनको भी छोड़ेगी। अगर कोई सज़ा है तो भुगतनी पड़ेगी, अगर कोई सज़ा है तो वो उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 1-2 राह बन चुकी हैं। एक वो लोग जिन्होंने खुदा न खास्ता 22 अगस्त को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, और एक वो लोग जिन्होंने कहा कि नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है तो उसे वेलकम कहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब एक बहुत बड़ी करोड़ों के अंदर आबादी है, मुख्तलिफ अगर अंदाज़ों में लगाएं, और अगर वो आके राय रास्त पर आते हैं, वो पाकिस्तान के साथ चलते हैं, वो फेडरेशन की जमातों के साथ चलते हैं, वो अपना क्या कहते हैं किबला दुरुस्त करते हैं, तो इन्हें वेलकम करना चाहिए, बजाय इसके कि किसी की ज़बान पकड़नी चाहिए। ये मैं बताता हूँ, मैं 4 साल मुझे भी हो चुके हैं, पहले भी ये कहते थे कि बात तो वो भी यही करते हैं ना कि रिवायती सियासत का खात्मा, सारी बातें अच्छी होती थी, लेकिन पीछे से बैठा होता था कोई दहशतगर्द, कोई बंदूक वाला, कोई क्लाशनकोफ वाला, कोई बम वाला। अब यह है कि वो ये कुछ नहीं हो देखने में आ रहा। अच्छा। इस शहर में आप देखते हैं कि वो बातें नहीं है, और किसी के पकड़ धकड़ पे जो क्रिमिनल्स हैं आज भी पकड़े जा रहे हैं। वो कोई बेचारे पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वालों का क्या कसूर है? क्रिमिनल्स इन लोगों का कसूर है, इनको क्यों जेल में डाल रहे हैं? ना ये दहशतगर्द है, ना इनके ऊपर कोई इल्जाम है मिलिटेंसी का। अगर आपका इतना ही ओपन हार्ट है तो इनको जेलों में डालने की बातें क्यों करते हैं? इनको लटकाने की बात क्यों करते हैं? तो ये बताइए, नहीं पहले मैं आपसे पूछता हूं कि इनको छोड़ कौन रहा है? MQM को किसने छोड़ा है? कि जी हमने कहा कि जैसे परवेज मुशर्रफ ने अनारो दिया था कि सब छूट गए, क्या किसी MQM वाले को इत्तेहाद के सिले में कोई छोड़ा गया? क्या किसी के कोई केसेस खत्म किए गए? आप बताइए। हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन वो अपने केसेस को मुंह दे रहे हैं। आज मेयर कराची वसीम अख्तर वो भी जाके पेश हो रहे होते हैं। भाई नैब ने नून के खिलाफ केस बनाए हुए हैं, और उनके ज़माने के लिए नवाज शरीफ साहब के 2015 के मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, चौधरी निसार अली खान साहब के दौर के हैं। हमने क्या बना दिया? हमने कौन सा नया केस बना दिया? तहरीक इंसाफ ने क्या ऐसा नया कर दिया है? मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना चाहिए। बात यह है कि सबको, अगर कौम का पैसा किसी जगह के ऊपर लूटा गया और इदारे अपना काम कर रहे हैं, इदारों को काम कर देना चाहिए, हुकूमत का उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। साबिर बलोच साहब, आप तैयार हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM इलेक्शन में दोबारा आपके पास आएगी और बल्दियाती इंतखाबात में भी आपका मुकाबला करेगी, यानी अर्बन एरिया में जो छोटी मोटी कसर है वो निकलने वाली है आप लोगों की? सलमान भाई, ये देखो, एक डबल स्टैंडर्डनेस की भी एक हद होती है। दुनिया में कुछ असूल होते हैं, कुछ रवादारी होती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर ये समझते हैं कि भाई कि लोगों का हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर है तो ये अब उनकी गलती है, या तो इसको क्या कहा जा सकता है। यही इमरान खान साहब यही फाइलें उठा के उसके ख़िलाफ़ एविडेंस इकट्ठे करके यहाँ से लंदन चला गया। चलो, हमारे साथ अगर उन्होंने लंदन चले गए, जी हाँ, वहाँ पर बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में जाके इसके ख़िलाफ़ केस करूँगा, इसको वहाँ से ताकि उसको रिपेट्रिएट करें और पाकिस्तान लाएं, इसके ख़िलाफ़ जो है ना वदारी का मुकदमा हो। तो वो उस वक्त उसने MQM के ख़िलाफ़ ये किया था। अब आज ये बात कर रहे हैं कि जनाब के हमारे नज़रियात मिलते हैं, तो आपके ये तो वाज़ेह नहीं कि इमरान खान ने कि अब कौन से आपके नज़रियात हैं कि जो, या उनके नज़रियात हैं कि जो आपस में आप लोग अब मिले हुए हैं, वही नज़रियात कि जो आपने पहले कहे थे और आप ये केसेस उठा के चले गए थे इंग्लैंड में, लंदन में, वहाँ पर वही नज़रियात की आप भी प्रचार कर रहे हैं, और आज आप एडमिट कर रहे हैं कि आप जो है ना इन मिलिटेंट्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक हादसाती जमात है, एक हादसाती पार्टी है, दोनों हादसाती पार्टी हैं। MQM भी एक हादसाती पार्टी है जो यानी अपने मंतकी अंजाम की तरफ आ रहा है। आपकी जो पार्टी है वो MQM को अभी भी मिलिटेंट और दहशतगर्द सरगर्मियों के अंदर मुलविस पाती है, आप लोग अभी भी ये कंसीडर करते हैं? नहीं, देखो मेरी बात सुने ना,
मैं आपको एक अर्ज कर लूँ कि हमने तो यहाँ लोकली बैठ के पाकिस्तान के अंदर सिंध की अंदर तक जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो हमने इलेक्शन की हद तक उनके साथ बैठ के उनको उनके साथ एनालिसिस किए। अच्छा, ये मामले जब पैदा हो गए तो ये उस वक्त पैदा हो गए, उसके बाद तो हमारा किसी किस्म का जो है उनके साथ राब्ता नहीं रहा, ना उनका हमसे कोई राब्ता रहा है। मसला ये है कि देखो हमने तो उस हद तक इस बात को तो चाला भी नहीं था ना, हम में से तो कोई पाकिस्तान का दूसरा कोई शख्स या कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके केसेस इकट्ठे करके इंग्लैंड लंदन नहीं चला गया कि वहाँ पर मैं जाके इनके खिलाफ केसेस, कोई तो इमरान खान ने किया या उसके लोगों ने किया, हमने तो कुछ कोई ऐसी काम नहीं किया। आपको इस सिलसिले में कोई रिजर्वेशन नहीं है। चलो ठीक है जी। दानियाल चौधरी साहब, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे है की बात नहीं है, हम नहीं आपके बयान तो है ना जी। आज पीपल्स पार्टी के बड़े संगीन बयान हैं एमक्यूएम के हवाले से। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ बलोच साहब। नहीं बयान देखो जी, हम तो बयान पे ही बात करें ना जी। दानियाल आप बताइएगा, आपके लिए कोई नया तो नहीं है ये? आज देखिए जी, आज पीटीआई के वर्कर्स, उनके लोग बड़ा फख्र महसूस कर रहे होंगे कि जिस जमात को वो कराची में हरा के आए, आज वो जमात उनके साथ है। जिस जमात का वो नारा लगाते थे कि दहशतगर्द जमात है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती है, वो आज उनके साथ है। हमारे और पीपल्स पार्टी पे तो बात ही ना करें, हमें तो कहते हैं ना हम बुरे हैं, हम ये तब्दीली लेके आए थे, ये बेहतरी लेके आए थे, ये नया ट्रेंड लेके आए थे, ये बात करते हैं। जब इनसे बात करो महंगाई की तो कहते थे पुरानी हुकूमतें, जब इनसे बात करो बिजली के बहरान की तो कहते हैं पुरानी हुकूमतें, इनसे आप बात करते हो कि आपने टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल क्यों किया तो कहते हैं पुरानी हुकूमत। आज एमक्यूएम का जो लेज़ॉन है वो भी पुरानी हुकूमत के ऊपर डालेंगे। आज इन तमाम चीज़ों का इनके पास जवाब नहीं है। जब जवाब ना हो तो ये ऐसी बातें घुमा फिरा के इनके लीडरान और इनकी पार्टी के लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग इनसे उतना ही नाला हैं जितना महंगाई के बहरान की वजह से नाला थे। इस हरकत से इतने ही नाला हैं जितने जब उनके ऊपर 40 लाख लोगों के ऊपर डबल से ट्रिपल गैस के बिल इम्पोज किए गए, वो उतने ही नाला हैं जब इन्होंने हाथ मिलाया उन लोगों के साथ, उन जमातों के साथ जिनको ये डाकू कहते थे और कहते थे पंजाब के ये चोर हैं। जब उनको साथ लिया, जितने इनके लोग उतने नाला थे और उतने ही आज नाला हैं। और आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट है, इसका आपको नजर आएगा कि तमाम इन चीज़ों के बावजूद इनको सिंध में इनको ब्लैकलैश का एक सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने तब्दीली के नाम पे वोट दिया है, लोगों ने एक नई होप के नाम पे वोट दिया है, लोगों ने नए चेहरों के नाम पे वोट दिया है। लोगों की उम्मीदें थी कि ये तमाम लोग जो पाकिस्तान को या शहर को सबोटाज करते रहे, उसकी सोवेरेनिटी, जो सबोटाज करते रहे उस शहर की सिक्योरिटी, जो शहर के मुहाफिज थे लेकिन शहर को महफूज नहीं रख सके, शायद नए लोग आके उसके मुहाफिज बनेंगे। लेकिन आज उन्हीं को लोगों को जिनको ये खुद चोर कहते थे, जिनको ये खुद दहशतगर्द कहते थे, जिनको ये खुद कहते थे कि पाकिस्तान के दुश्मन है, आज अपनी कश्ती में बिठा के उनको पाक साफ कर दिया और कहते हैं कि वो साफ है। तो इसका जवाब इनसे पाकिस्तान की आवाम मांगेगी। एक जमाने में तो ये एमक्यूएम वाले आपके भी हरीफ थे, आप उनके बगैर चलते फिरते नहीं थे, तहनीत के पैगामात आते थे अल्ताफ हुसैन साहब के नवाज शरीफ साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के अल्ताफ हुसैन साहब के लिए। तो क्या हुआ? मुझे तो ये पिक्चर कोई नई ड्रा होती नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एक प्रैक्टिस है ये। हाँ, प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इस बार ऐसा लगा कि कोई सतही सियासत नहीं हो रही है, इस बार कोई मारूसी सियासत नहीं हो रही है। ये नई जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है, वो ऐसा क्यों कर रही है? चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, ये तो होता रहा है। क्या चीज ऐसी, मैं आपको एक चीज जस्टिफाई करता हूँ। एक बंदा है गरीब इंसान जो पूरा दिन भूखा रहता है और रात रोटी खाता है और सब्र से खा लेता है, और एक बंदा है जो वो मेज पे बैठता है और उसका कुक 10 मिनट रोटी लेट कर देता है तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है। वो इसलिए एक्सपेक्टेशंस कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी रोटी 10 मिनट में आ रही है, और गरीब बंदा बेचारा ये एक्सपेक्ट करता है शायद मुझे आज रात रोटी ना मिले, और वो खुशी से खाता है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी। जब हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम के साथ चलती रही, मैं ये नहीं कहता कि शायद एमक्यूएम दहशतगर्द है या नहीं, मैं ये नहीं कहता कि एमक्यूएम गलत है या नहीं, ये मैं नहीं होता, ये हमारा कोर्ट ऑफ लॉ, हमारे कोर्ट्स का ये काम है जो इसको डिफाइन करेंगे। मैं ये कहता हूं कि इन्होंने लोगों को एक्सपेक्टेशंस दिए थे, इन्होंने लोगों से वादे किए थे, इन्होंने लोगों को कहा था कि हम इन तमाम, आपका पॉइंट आ गया दानियाल। मैं यही मैं हलीम साहब के पास ले जाता हूं सवाल। यू टर्न लेते हैं और ये मैं सवाल है हलीम साहब, ये यू टर्न है क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि आप अपने उन वोटर्स को क्या जवाब देंगे,
स्पेशली कराची के वोटर्स को जिन्होंने एमक्यूएम को चूज नहीं किया था, पीटीआई को चूज किया था, अब वो क्या तस्वुर करें? एमक्यूएम को वोट डालें तो पीटीआई को जा रहा है, पीटीआई को वोट डालें तो एमक्यूएम को जा रहा है। जी देखिए, मैं अपने मोहतरम बलोच साहब ने जैसे फरमाया और तलाल साहब ने फरमाया, तो मैं बलोच साहब का जवाब देता हूं कि बिल्कुल इमरान खान साहब वो पहला शख्स था, वो पहला लीडर था जिसने स्ट्रेट अल्ताफ हुसैन की आंखों में आके डालकर बात की और उन्हें दहशतगर्द कहा। उनके लिए केसेस लेकर लंदन गए, कोई तो बोलता नहीं था, आवाज़ें नहीं निकलती थी लोगों की, चुप चुप साध लेते थे उस अल्ताफ हुसैन क्या जिसके जो कि 100 लोगों को उस ज़माने में किलिंग्स हुआ करती थी। उस वक्त वो दलेर लीडर इमरान खान था जिन्होंने बात की जो सच को कह नहीं सकता था। जिन अदवार में अल्ताफ हुसैन इनके इत्तेहादी हुआ करते थे, इन्हीं जमातों के, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस एमक्यूएम से जो यहाँ मौजूद है उसमें से अल्ताफ हुसैन नहीं है, अल्ताफ हुसैन फैक्टर नहीं है, टेररिज्म नहीं है, मिलिटेंसी नहीं है, दीगर खराफात नहीं है। और बात यह है कि जो हैं, मैंने जैसे पहले कहा, दोबारा मैं रिपीट करूंगा, वो लोग अपने केसेस को फेस कर रहे हैं और पब्लिकली उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है। यानी आप लोग जारा साहिबा का जो मर्डर है उसको भूले नहीं है, ज़िमनी इंतखाबात आप लोग जारा शाह साहबा का मर्डर भूले नहीं है, जो आपकी दरीना कारकुन थी, जी नहीं भूले। 2013 से 2018 के दरमियान जो ज़िमनी इंतखाबात में आपके कारकुनों की मारपीट होती रही है, वो आप भूले नहीं है ना, लेकिन नजरिया एक है। जी सुनिए ना हुजूर, सुनिए ना मेरी बात, ज़ारा आपा के सुनिए तो सही, ज़ारा आपा के कातिलों को सज़ा हो चुकी है और इंशाअल्लाह अनकरीब वो तख्तेदार पर लटकेंगे। और अगर किसी ने भी और जुल्म किसी वर्कर पे किया, तशद्दुद किया, जान से मारा, हमला किया, सबको सज़ा होनी चाहिए। ज़ारा आपा के कातिलों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। मैं कह ज़ारा आपा क्या, इस शहर में, इस मुल्क में, सूबे में अगर किसी ने भी, और ख़ास तौर पे एमक्यूएम लंदन के किसी बंदे ने अगर कत्ल किया है तो एनआरओ तो नहीं मिल रहा ना किसी को। ये लोग तो कातिलों के साथ बैठते थे उस वक्त की एमक्यूएम के साथ। माफी चाहते सर, हमें गुमान ऐसा लगा है, हमें अलीम साहब गुमान ऐसा लगा है कि नजरिया एक है, नफीस तरीन अफराद बैठे हुए, हमें ऐसा लगा शायद एनआरओ मिल रहा है। शुक्रिया, आपने क्लियर कर दिया। मेरी सुनिए ना जी, मैं बताता हूँ। नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, नो एनआरओ, कोई एनआरओ किसी के लिए नहीं है। इमरान खान के पास तो अपने तहरीक इंसाफ के भी किसी शख्स के लिए एनआरओ नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा चेक एंड बैलेंस तो अपनों के ऊपर होता है। कोई एनआरओ नहीं मिल रहा एमक्यूएम के लिए। कोई भी शख्स अगर वो उसको गिल्टी होता है, वो कन्विक्शन हो, ठीक ठीक, सुने ना मेरी बात, सुन लीजिए। मैं आपके बीच में, हुजूर वाला, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आपके लिए इज्जत है, मोहतरम है मेरी। हम क्यों लड़े मुर्गों की तरह? अपनी बात करें, आप अपनी बात कीजिएगा, मैं वो बात नहीं करना चाह रहा। मैं ये कहता हूं कि बाकी रहा हमारे वोटर्स का। बात यह है कि हमारे वोटर्स इस शहर के लोग हैं। इन शहर के लोगों ने, उर्दू बोलने वालों ने तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा वोट दिया है और उनको वो बात अच्छी लगी है कि ठीक है, अगर वो थे तो हम उन्हें वेलकम करते हैं। मैं समझता हूं उसके बाद आम कराची का वोटर जो अभी भी अगर उनको वोट कर रहा था, वो सीधा बात आ गई, उसने कहा मैं इनडायरेक्ट क्यों जाऊं उस तरफ, मैं वो डायरेक्ट, उसने हमें बड़े वेलकम के मैसेजेस आ रहे हैं, बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने पूरी कौम को, पूरी बरादरी को एक तरफ नहीं लगाया। वेलकम के मैसेजेस आ रहे हैं, किसी किस्म की कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना ही किसी किस्म का कोई एनआरओ हो रहा है। दूर अंदेशी की सियासत जो बिजली के बुरहान, बिजली के बिल, गैस के बिल, इसके भी वेलकम के मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी बताएं। अच्छा, वो मैं पूछ लेता हूं जी। साबिर बलोच साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दें पहले प्लीज। जी देखो, बात यह है कि सलमान, यानी इस चीज को, ये जो अरेंजमेंट्स हुई है, एक्चुअली जो है ना, इमरान खान का ख्याल यह था कि एमक्यूएम में जो यानी जो उसकी जो डिसइंटीग्रेशन जो हुई, उसके बाद उसका ख्याल था कि ये इस पार्टी को मेरे हवाले कर दिया जाएगा। अच्छा, बात यह था कि डोर तो इन दोनों की एक ही जगह से हिलती है। अच्छा, मफादात जो है ना, ये दोनों पार्टियां एक ही जगह से, यानी इनकी जो नशो नुमा हुई है। अच्छा, लेकिन वो किसी वजह से एमक्यूएम को एज अ पार्टी या जो उसके जो लोग थे, अच्छा वो इनके हवाले नहीं कर दिया गया, लेकिन वोट ज़रूर इसको दिलवाए गए। लेकिन बात मैं आपको अर्ज़ कर लूँ कि ये इतनी जो है ना, इसको ये इमरान खान की इस बात को इतना सीरियस लेना, और आप जैसा एक सीनियर और एक जो है ना नोन एंकर और पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप इस बात को समझते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि इनकी कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, इनकी कोई पॉलिटिकल प्रिंसिपल नहीं है, इनकी कोई फारसाइटेडनेस नहीं है,
इनको आगे जाके इलेक्शंस में इनका कोई रोल ही नहीं होगा। अच्छा, और ये कोई ऐसे कोई सर रात 9 बजे मुलाकात हो रही है मौलाना फजलुर रहमान की जरदारी साहब से। पॉलिटिकल मेरी यार सुने, पॉलिटिकल वो नहीं है। अच्छा, अब मसला मैं आपको एक अर्ज कर लो, वो ये है कि इनके जहाँ से इनको जिस तरीके से इनके डोर खींचते जाते हैं उस तरह होता जाता है। वोटें कुछ नुमाइंदे यहाँ से उनको दिए गए हैं कि जो किसी भी सूरत में यानी अपने बलबूते पे नहीं आ सकते थे। ये दीज आर अरेंजमेंट्स, ये अरेंजमेंट है। और ये मैं यही तो पूछ रहा हूँ, यही अरेंजमेंट्स तो पीपल्स पार्टी भी करती है। जैसे कि भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, 9 बजे जरदारी साहब से मुलाकात हुई। देखो पीपल्स, सर देखें, पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब वो खुद मिल रहे हैं, वो मुल्क के हालात को देख के मिल रहे हैं। इससे पहले मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, हम लोगों ने मौलाना साहब को छोड़ के अर्थ यह है कि हमने तो ये दोनों पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं, हमने इनको कहा भाई आपका मुल्क आप जिस तरीके से चला रहे हैं, ये मुल्क इस तरह नहीं चलता। ठीक है, ये इकॉनमी जिस तरीके से चल रही है वो इकॉनमी, अब असद साहब ने जो है ना आपके जो फिगर्स दिए थे कितने गलत और कितने फेक, ठीक है बलोच साहब, आज जिस IMF के पास वो जा रहे हैं, तो अब आज IMF के आपने खुद देखे कि फिगर्स जो उन्होंने दिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्या है। अच्छा, आज का नहीं बल्कि उसने आने वाले वक्त का भी कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगले साल भी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है बलोच साहब, मैं दानियाल का रिस्पॉन्ड भी जानना चाहता हूँ। दानियाल, माजी में कई बार MQM आपके साथ इलाक़ करके मसनद पर भी बैठी रही है, मिनिस्ट्रियाँ भी लेती रही है और बकौल MQM के वो इंटीरियर में अपने आप को सेव करती है अगर वो मरकज़ में जो मकामी हुकूमत है उसके साथ ना मिले। आपको क्या लगता है, मेरी नज़र में MQM तब तक इनोसेंट है जब तक उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता। आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में क्या महसूस हुआ कि MQM की मजबूरी है सियासी जमात मरकज़ के साथ इलाक़ रखना या मरकज़ की मजबूरी होती है? देखिए जी, मैं एक चीज़ को बिलीव करता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को एक्सेप्ट करती है, हमारी पाक फ़ौज का नारा लगाती है, उसको एक्सेप्ट करती है, उसको तमाम राइट है पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करने का भी, चलने का भी। लेकिन यहाँ बात उस अलायंस की नहीं हम कर रहे, हम यहाँ उनकी हैसियत की बात नहीं कर रहे, या हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसने लोगों को झूठी उम्मीद दी। हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो ग्रोथ 5.9 से 2.9 पे ले आया, 2.9 पे ले आया। हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो 30% डीवैल्यूएशन रुपये को करने के बावजूद एक्सपोर्ट 2% बढ़ा सके। हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिन्होंने लोगों से झूठ बोला कि अरबों रुपए फॉरेन रेमिटेंस और डॉलर्स आएंगे, लेकिन आज भी पाकिस्तानी अवाम मुंतज़िर है। हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसने कहा था गरीबों को घर और छत देंगे, तो गरीबों के तो घर गिरा दिए, लेकिन अपनी बड़ी गाला के महल उन्होंने लीगलाइज करा दिए। हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं, उस पार्टी के लीडर की जिन्होंने कहा कि हम गरीबों को नौकरियां देंगे, लेकिन अपनी सिलाई मशीनों से अरबों की प्रॉपर्टी तो अमेरिका और दुबई में निकल आई, लेकिन गरीब के पास बिजली देने के, गैस के बिल देने के पैसे नहीं है। हम उस मयार की बात कर रहे हैं, हम उस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, और हम उम्मीद की बात कर रहे हैं जो इन्होंने लोगों में वेस्ट की थी, जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे। इन्होंने लोगों को उम्मीद दी थी कि हम इन तमाम चीजों को चेंज करेंगे। आज लोग इनको क्यों ना उठा के बात फेंके, आज लोग इनको क्यों ना, इनको बैन क्यों ना करें, लोग इनके लिए झोलियां भर भर के इंतजार करें ना सर, वो इसलिए कि इन्होंने 4.5 साल इंतजार करें। मिडिल क्लास को प्रॉस्पर करने की बात की थी, लेकिन गरीब मिडिल क्लास खत्म कर दिया है। इस मुल्क में आज 10 लाख लोग बेरोजगार हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से, इनकी नलायक हुकूमत की वजह से, इनकी इनकॉम्पिटेंट हुकूमत की वजह से। और आप देखें, आप खाली एक चीज मुझे देखें, आपने इजिप्ट में देखा अरब स्प्रिंग, जब इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड ने, दानियाल मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं आपकी लेकिन मुझे खाली एक चीज, आपका जवाब ले लेता हूं ना। इजिप्ट के लोगों ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया। देखिए, इजिप्ट के लोगों ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया क्योंकि उनकी मैनेजमेंट बुरी थी, उन्होंने लोगों से झूठ बोला, उन्होंने लोगों के साथ ज्यादती की। जब आप ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं आपको खाली एक चीज बताना चाहता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम और मईशत के साथ किस तरह ज्यादती की और करते जा रहे हैं। जी हलीम आदिल शेख साहब रिस्पॉन्ड कर दें, आपका मैंडेट बहुत बड़ा, डिलीवर नहीं कर पाए आप लोग। ये बड़ा
ये रौला पा रहे हैं। आज का ये टॉपिक नहीं था। आज आप एमक्यूएम पे बात कर रहे थे। इन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक और ओमनी केस, एक और जाली अकाउंट केस शहबाज शरीफ का निकला है। कुकड़ियां पाल पाल के इन्होंने अरबों डॉलर की बाहर जायदादें बना ली, मुल्क को कंगाल कर दिया। 6,000 से 30,000 अरब का कर्जा। आप भी नजरिया सेम कह के मिला लेना है अपने साथ। ये खानदान टब्बर चोरों का, सारे चोर इकट्ठे हुए मुल्क को इन्होंने कहां पहुंचा दिया। बात और हो रही है, उठा के लाके बात करते हैं पाकिस्तान की। इन्होंने तबाह कर दिया। दानियाल हमारा ये टॉपिक नहीं है आज का। लूटमार की दास्तानें, आज बदमाशी करते हैं। नैब पकड़ने आती है तो नैब पकड़ने आती है तो कुर्सियां वो। हलीम भाई आप भी जज्बाती ना हो ना, आप भी जज्बाती ना, मेरे सवाल का जवाब दे। सीढ़ियां लगा के दौड़ते हैं। हलीम भाई आप जज्बाती ना हो, मेरे सवाल का जवाब दे दे प्लीज। छुप जाते हैं, कुछ तरीका है। हलीम भाई मेरे सवाल का जवाब दे दे प्लीज। टॉपिक के ऊपर मेरे सवाल का जवाब दे दे। इशू पे बात हो रही है, उसका जवाब देना चाहिए। कोई आंसर दे दे। ठीक है, मुल्क को पहुंचाया किधर है? मैंने तसी हो गई ना, कर्जों में तसी हो गई। हलीम साहब इन्होंने बाहर, आप मुझे बताएं इन हालात में क्या भाईजान आपने कहा पहुंचाया? सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को किधर लेके चले गए आप? किस मुंह से एमक्यूएम को गालियां देने वाले आज कहते हैं हमारे भाई हैं, उनका हाथ लेके पकड़ते। यही आपके झूठे दौरे में आप थे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आपने शुरू किया, मुल्क की चीखें निकल आई हैं, गरीब बंदा रो रहा है, गरीब बंदा पीट रहा है। सफाई तो करने दे। दानियाल प्लीज बात करते हैं। मुझे सवाल का जवाब लेने दे। रौला पा रहे हैं, शोर जी हलीम आदिल शेख साहब, टॉपिक पे तो आए ना। अब रौला आप ना पाए ना, आप मुझे सवाल का जवाब देना जी। बताइए, मैं दोबारा करता हूं सवाल। इन हालात में ऐसी क्या मजबूरी थी? इन हालात में ऐसी क्या मजबूरी थी कि एमक्यूएम की, मैं कर रहा हूं ना सवाल, इन हालात में ऐसी क्या मजबूरी थी कि एमक्यूएम के लिए इतने तहनीत वाले जुमले बोलना पड़े? मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या उनके जाने का डर था? कोई ऐसे इशारे मिल रहे थे? क्योंकि आजकल आप इंटीरियर सिंध में भी बहुत एक्टिव हैं। कोई मजबूरी नहीं थी। इंसान देखिए, हम 2 नंबर लोग नहीं है। हम हकीकत पसंदाना बात करते हैं। आपको पसंद आए या ना पसंद आए, एंकर को पसंद आए ना पसंद आए, नून को पसंद आए ना पसंद आए, पीपी को पसंद आए ना पसंद आए, जो हकीकत है बात की बड़ा लीडर ही कर सकता है, जिसे खौफ ना हो, जिसे डर ना हो। मैं समझता हूं कोई जो बात थी दिल में वो कर दी। इस वक्त पाकिस्तान को इसी किस्म के लीडर की जरूरत है, जो जब पुलवामा का इशू के बाद इंडिया सामने आया, होते तो सही बात है, इनके तो अपने इंटरेस्ट होते कि वो सचिन जंदाल, वो टाइकून, उससे कहीं स्टील मिल के मसला ना खराब हो जाए, कोई ये ना खराब हो जाए, कोई दुबई में हमारी जायदादों का मसला ना पड़ जाए, ये ना हो जाए। बात ये है, ये एक बड़ा लीडर ये बात कर सकता है, जो बड़े दिल से ठीक है। जब वो गलत थे तो गलत कहा, अब वो ठीक हो रहे हैं तो ठीक कहा। जो गलत होगा गलत कहेंगे, जो ठीक होगा ठीक कहेंगे। इस पे नहीं जाएंगे कि आपको अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं हलीम साहब, हमें अच्छा लगे ना लगे, आपको अच्छा लगना चाहिए। हलीम आदिल शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, साबिर बलोच साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी, आप सबका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू हो रही थी इस सिलसिले में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त इस मौजू पर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एमक्यूएम से मुतल्लिक़ ये कहना कि हमारा और उनका नज़रिया भी एक है और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आने वाला इलेक्शन एक फॉर्म से हो। हमने कोशिश की इसका जवाब जानने के लिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। होता है नया थर, ये होता है नया पाकिस्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करके दिखाया है, इसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस। बाकी सब बातें करते हैं, आपने करके दिखाया है। जी नाज़रीन, बिलावल भुट्टो की गुड गवर्नेंस, तब्दीली और तरक्की के बड़े बड़े दावों पर यह सबसे बड़ा तमाचा पड़ा कि जब आज घोटकी में PPHI मीरपुर माथेलो की जचगी सेंटर में हामला खातून को दाखिल ही नहीं किया गया। जुल्म की इंतहा यह है कि माँ के पेट में ही मासूम जान ने जब बेरहम और जालमाना रवैये देखा होगा तो शायद ये सोचकर ही दम दे दिया होगा कि जब दुनिया में आऊँगा तब पता नहीं क्या सलूक होगा। या नाज़रीन, जचगी सेंटर में दाखिला ना मिलने पर खातून अस्पताल के लॉन में ही पड़ी रही और उसका बच्चा पेट में ही दम तोड़ गया। प्रोग्राम के आखिर में मैं दरख्वास्त करूंगा किसी और से नहीं, शैली रजा साहिबा से, जो वज़ीर सिंध वीमेन डेवलपमेंट हैं, और मीरपुर माथेलो में अगर वीमेन डेवलपमेंट का ये हाल है तो एक सवाल है। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब्बू